सो हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका लास्ट ट्रिपल आर के लेक्चर में। एंड स्टार्ट करते हैं इस ट्रिपल आर के लेक्चर को। और इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, और अब यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर्म बिफोर कांग्रेस, तो कांग्रेस से पहले जो कुछ एसोसिएशंस बने वो देखने। तो बंग भाषा ये प्रकाश का सभा, ये राजा राम मोहन राय ने बनाया। ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है इसका। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इसका ईयर बिल्कुल याद करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने जो हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसी में आपको एक एड ऑन करना है जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो के लिंक भी दिया था, एंड दैट इज़ रहनुमाई मजदयान सभा। ठीक है, करके एक सभा बनाई थी नौरोजी जी ने। ठीक है, फिरदौन जी और एस बंगाली ने, इन तीन लोगों ने मिलकर ये एक बनाया था, ध्यान रखना, रहनुमाई मजदयान सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1870 1870 MG राणा डे ने बनाया इसको। ठीक है, ईयर और इसमें फाउंडर दोनों याद करना। इंडियन लीग 1875 से कुमार घोष। इसी तरह के इंडिया हाउस भी बना था। इंडिया हाउस बना था 1905 में, 1905 में, और ये बना था लंदन में, और इसको बनवाया था श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करेंगे 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 KT तेलांग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, और मद्रास महाजन सभा 1884। वैसे तो बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टेड फ्यू भी लिखे हुए हैं। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे। ठीक है, तो कांग्रेस का फॉर्मेशन 1805 में होता है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कि फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? पक्षी वैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसका जो है पहला सेशन होता है। 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था पहले सेशन में। ठीक है, कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। किसने प्रिसाइड किया था? उमेश बनर्जी। वो भी सभी हम देखेंगे। ठीक है, इसके फॉर्मेशन को लेकर कुछ थ्योरीज दी गई थी, जैसे कि लाला लाजपत राय जी ने थ्योरी दी थी सेफ्टी वॉल थ्योरी की। इन्होंने बताया था कि ये जो डफरिन है, जो उस समय वॉइस रॉय था जब कांग्रेस बनी थी 1885 में, कि इसने जो भी प्रेशर है, ठीक है, बन रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको रिलीज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया। यहाँ तक कि डफरिन ने इसको, ठीक है, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था। लिखा है क्या? डफरिन ने इसको फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था। ठीक है, और यानी राजद्रोह की एक फैक्ट्री। आरपी दत्त ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये दोनों थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेफ्टी वॉल और ये फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। ठीक है, अब सेशंस पे देखते हैं। 1885 पहला हुआ उमेश चंद्र बनर्जी। 1886 दादा भाई नौरोजी, कैलकाटा में सेशन। तीसरा ये जो बदरुद्दीन तैयब जी ने प्रिसाइड किया था, मद्रास में हुआ था 1887 में, और ये पहले मुस्लिम बने जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। 1888 में इलाहाबाद में सेशन हुआ और जॉर्ज ह्यूल ने इसको प्रिसाइड किया, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिशर, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर दी कांग्रेस सेशन। 1896 में कैलकाटा में सेशन हुआ, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ इंपॉर्टेंट वाले लिखे हुए बिकॉज यहाँ पर जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, ठीक है, दैट इज़ वंदे मातरम, उसको गाया गया। ठीक है, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमने देखा था उनकी जो नॉवेल थी आनंद मठ, उस पे ही बेस्ड था, जो सन्यासी रेबिलियन है वो। ठीक है, 1905 बनारस में सेशन होता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रिसाइड किया था, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज स्वदेशी का रेजोल्यूशन लिया गया था यहाँ पर, बिकॉज 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, जो भी हम देखेंगे। 1906 में कलकत्ता में हुआ था, इसको दादा भाई नौरोजी जी ने प्रिसाइड किया था। नौरोजी जी, ध्यान रखना, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अभी हमने देखा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। सबसे पहले नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया। ठीक है, वैसे साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है वो VKRV राव ने दिया, और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग के नाम से हम जानते हैं किसको? PC महालनोबिस को। लेकिन पहला जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है और जो पॉवर्टी लाइन है अनऑफिशियल, वो नौरोजी जी ने दी थी। रस्त कोफ्तार न्यूज़पेपर निकाला था इन्होंने, और ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था इन्होंने। किस बुक में? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, 1907 में सूरत में सेशन होता है। रास बिहारी घोष, ना कि बोस, इसको प्रिसाइड करते हैं। और इस सेशन में ही क्या होता है, इसी को हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल। नरम दल में आ जाते हैं जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, ये लोग। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में जैसे लाल बाल पाल, हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक है ना, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग। 1916 में, बट बिफोर दैट 1911 में कलकत्ता सेशन होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पर सबसे पहले नेशनल एंथम जो जन गण मन है, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, वो गाया गया था। 1916 में जो लखनऊ में सेशन हुआ, अंबिका चरण मजूमदार ने यहाँ पर प्रिसाइड किया। यहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक हो गए थे। ठीक है, प्लस यहाँ पर एक जॉइंट पैक्ट साइन किया गया था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, बिकॉज लखनऊ में साइन किया गया था।
ये साइन किया गया था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कि भाई हम जॉइंट डिमांड रखेंगे ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है। एनी बेसन ने 1917 में प्रिसाइड किया कांग्रेस के सेशन को, और प्रिसाइड करते ही शी बिकेम दी फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड ओवर दी कांग्रेस का सेशन 1917 का कलकत्ता। तो पहला जो नेशनल सॉन्ग गाया गया, जो नेशनल एंथम गाया गया, और जो पहली विमेन बनी कांग्रेस की यहाँ पर चेयरपर्सन, तो कलकत्ता में ही हुए तीनों सेशंस। 1924 में गांधी जी ने जो बेलगांव कर्नाटका में सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था, एंड इट वाज दी ओनली सेशन, नॉट द फर्स्ट बल्कि ओनली सेशन जिसको कि गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। 1925 में कानपुर में हुआ था सेशन, और सरोजिनी नायडू ने प्रिसाइड किया, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेमेन जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। 1929 में लाहौर में सेशन होता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रिसाइड किया था, बिकॉज यहीं पे ही पूर्ण स्वराज कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया गया था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी, सिर्फ डोमिनेंस स्टेटस नहीं। यहीं पे रावी नदी के, चलो वो हम अभी सेशन आएगा तो वहाँ पर अच्छे से इसको क्लियरली देखेंगे, ठीक है। 1931 कराची सेशन भी आगे हम देखेंगे डिटेल में इसको। 1937 में फैजपुर में सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, और पहला कोई गांव में सेशन हुआ, फैजपुर गांव में सेशन हुआ था, ये आपका 1937 का ही सेशन था। 1938 और 39 का भी इंपॉर्टेंट अभी हम देखेंगे क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको प्रिसाइड किया था। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया था, वो देखेंगे क्या क्यों हुआ था, ठीक है। चलिए 1946 में आज़ादी से पहले जेबी कृपलानी ने सेशन को प्रिसाइड किया था, जो मेरठ में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर कुछ गवर्नर जनरल है और उनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बिकॉज पिछली बार मेंस में सवाल एक आ गया था, जैसे कि हमने पिछला लेक्चर में देखा था कि पहला एंग्लो अफगान वॉर है उसके टाइम पे कौन था, ठीक है, गवर्नर जनरल, तो ऑकलैंड था उस टाइम पे, ठीक है। तो वैसे पूछ सकता है विलियम बेंटिक के टाइम पे जैसे सती प्रथा खत्म हुई, इसी के टाइम पे जो मैकुलेज मिनट आया 1835 में वो आया था, और मैकुले ही वो पर्सन था, आदमी था जिसने क्या बोला था, इसी ने बोला था कि एक किताब, एक अच्छी किताब यूरोपियन लाइब्रेरी की इज़ मोर दैन दी एंटायर शेल्फ ऑफ इंडियन लाइब्रेरी। मतलब कि इंडियन लाइब्रेरी की पूरी शेल्फ यहाँ से निकालो, उसमें 15-20 जितने भी किताब हैं उनकी वो 15-20 किताबें बराबरी नहीं कर पाएंगी एक अच्छी यूरोपियन किताब की। तो ऐसा मैकुले ने बोला था, बिकॉज इसका ये मानना था कि जो इंग्लिश है वो सुपीरियर लैंग्वेज है, और इसीलिए बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर एजुकेशन देनी चाहिए। और इसलिए मैकुलेज जो मिनट आया था 1835 में, इसमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और वो धीरे 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 जो है रिच इंडियंस वो नीचे उस एजुकेशन को पास ऑन कर देंगे। बट 1854 में, नहीं 1854 में डलहौजी के टाइम पे एक, ठीक है, डलहौजी के टाइम पे एक यहाँ पे आता है एक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। इसको हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, और इसमें इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को नेगेट किया था कि भाई अपर लेवल में तो ठीक है इंग्लिश में पढ़ा लो, लेकिन लोअर लैंग्वेज में, लोअर लेवल में वर्नाकुलर्स यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसने नेगेट कर दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, और इसी को ही हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैटकाल लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था, पहली ट्रेन चली थी 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच में, ठीक है। पोस्टल रिफॉर्म्स लाया था डलहौजी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की थ्योरी लाया था, जिसके तहत हमने देखा था सतारा, संबलपुर, जैतपुर, झांसी, उदयपुर, इन सबको कॉन्कर किया गया था, वो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। और क्या हुआ था मेयो के टाइम पे, तो मेयो को जो है मेयो के टाइम पे हुआ था एक, हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ, हम लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं मेयो को, ठीक है। तो मेयो के टाइम पे एक लोकल डिसेंट्रलाइजेशन का एक एक्ट आया था, और इसको मार दिया गया था एक शेर अफगान के द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड में जब ये गया था। लेटन किस लिए जाना जाता है? लेटन जाना जाता है कि ये 1878 में एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और एक आर्म्स एक्ट लेके आता है ये, ठीक है। तो इन दोनों एक्ट को ख़त्म करने का काम रिपन करते हैं 1882 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट दोनों को रिपील करते हैं। प्लस इनको हम फादर ऑफ किस नाम से जानते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, रिपन जी को। और रिपन जी के टाइम पे 1884 में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे एक इल्बर्ट एक्ट पास हुआ था 1883 में, ठीक है। तो वो कंट्रोवर्सी हुई थी। प्लस इनके टाइम पे एक हंटर कमीशन बना था। हंटर 2 कमीशन है, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बना था और एक एजुकेशन को लेकर बना था। तो ये हंटर एजुकेशन कमीशन आपको ध्यान रखना है। पहला जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री में वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए 1881 में, वो भी रिपन के टाइम पे ही पास हुआ था। तो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बंगाल पार्टीशन है ये, ठीक है। तो बंगाल का पार्टीशन कैसे होता है, इसके लिए कर्जन को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है।
ये सिर्फ बंगाल का पार्टीशन ही नहीं किया बल्कि इसने कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट इसके टाइम पे पास हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, और एट दी एंड इसने बंगाल पार्टीशन किया। कारण दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक तरीके से बड़ा दिक्कत हो रही इसको मैनेज करने में। कुछ हद तक तो सही था, लेकिन मेन कारण था बंगाल को कमज़ोर कर देना, बिकॉज बंगाल वॉज दी नर्व सेंटर। ये क्या था? ये नर्व सेंटर था। किस चीज़ का नर्व सेंटर था बंगाल? तो बंगाल वॉज दी नर्व सेंटर, जितने भी यहाँ पर मूवमेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे उसके। ठीक है, जुलाई 1905 में इसका अनाउंसमेंट होता है और ये एनफोर्स यानी लागू होता है अक्टूबर 1905 में। देन 1905 में अभी हमने देखा था बनारस में सेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने प्रिसाइड किया, स्वदेशी का यहाँ पर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। बट कैलकाटा का जो सेशन अगला वाला हुआ 1906 में, जिसको दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया, यहाँ पर 4 रेजोल्यूशन लिए गए, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन। तो ये ध्यान रखना 4 रेजोल्यूशन किस सेशन में लिए गए? 1906 के कैलकाटा सेशन में। 1907 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एंड लीडर की अगर बात करें, लीडर्स कौन कौन थे, और मतलब ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई कि ये क्या हुआ था सूरत में। बाकी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी में क्या अंतर था? तो मॉडरेट ये इनका ये था कि प्रेयर करो, पिटिशन करो, ये सब इन पे बिलीव करते थे। ये एक्सट्रीमिस्ट का था कि भाई डू और डाई टाइप की, या तो मतलब तुरंत एक्शन लो। मॉडरेट क्या थे कि भाई प्रेयर करो ब्रिटिशर्स के सामने, पिटिशन दो उनको, ठीक है, तब प्रोटेस्ट पे आओ। लेकिन ये था कि सीधा प्रोटेस्ट पे आओ। लीडर्स की अगर बात करेंगे तो जो लॉन्च हुआ था एंटी पार्टीशन, पूरा जो मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जहाँ पर लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी टू शो द यूनिटी, बिकॉज पूरे बंगाल को यहाँ पर, ये ईस्ट बंगाल जो आज का पाकिस्तान है और वेस्ट बंगाल जो आज का मेनली वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया था। और यहाँ पर मोस्टली थी मुस्लिम मेजोरिटी, यहाँ पे मोस्टली थे हिंदू मेजोरिटी। ये मोस्टली बांग्ला बोलते थे, मोस्टली हिंदी बोलते थे, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें, पूना से लीड किया इन्होंने सैयद हैदर रज़ा, और इन्होंने इस टाइम पे ध्यान रखना, इन्होंने गणपति फेस्टिवल भी स्टार्ट किए थे। गणपति फेस्टिवल अगर पूछा किसने स्टार्ट किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगर तिलक जी की थोड़ी सी हम चर्चा कर लें यहाँ पर, तो इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया था किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा था। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय शांति के जनक। प्लस इन्होंने मराठा और केसरी करके 2 न्यूज़पेपर्स निकाले थे। जो मराठा था वो मराठी लैंग्वेज में नहीं था, केसरी था मराठी लैंग्वेज में, और ये था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। तिलक जी का जो सब टाइटल है वो है लोकमान्य का, ठीक है। सैयद हैदर रज़ा ने दिल्ली से लीड किया, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास से, और लाला लाजपत राय ने पंजाब से। यहाँ पर ध्यान रखना, वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने यहाँ पर एक तमिलनाडु में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी भी खोली, ठीक है, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म देखने से पहले देख लेते हैं ये एन्यूलमेंट किस तरह हुआ पार्टीशन का। एन्यूलमेंट का मतलब होता है पार्टीशन को रद्द कर दिया गया, कैसे और कब और क्यों? क्योंकि हो ये रहा था कि एक्चुअल में इनको उतना ठीक लगा नहीं पार्टीशन, ठीक है। तो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, जहाँ पर हार्डिंगे सेकंड ने, दिल्ली दरबार का मतलब होता है टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, जहाँ पर अगर कोई भी ब्रिटेन में किंग या नया क्वीन बनता है तो उसको यहाँ पर भी बुलाया जाता है, उसका राजकीय समारोह पूरा किया जाता है कि भाई देखो अब तुम्हारे नए किंग या नए क्वीन ये है। तो वैसे 1911 में हुआ था दूसरा वाला, और इसमें हार्डिंगे जो सेकंड था उसने मतलब ये उस टाइम पे वॉइस रॉय था, तो इसी में अनाउंस किया गया कि अब से इंडिया कैपिटल कैलकाटा नहीं दिल्ली है, और पार्टीशन को अन्यूल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। तो कैपिटल कब बनी दिल्ली? पहली बार 1912 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट ये क्या है? मैंने पहले ही बताया, मैंने एक्ट की पूरी क्लास डाल रखी, बैच की पब्लिक कर रखी है आपके मेंस एग्जाम तक, आप उसको जाके देख सकते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की अगर बात करें तो कई सारे प्रोविजन है, जिसके लिए जाना जाता है वो ये है कि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए लाया, पृथक निर्वाचन लाया। मैं बताने वाला नहीं हूँ कि अब क्या सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, ठीक है। मॉर्ले उस समय पे था सेक्रेटरी और मिंटो था उस समय वॉइस रॉय। ऐसे ही 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। प्लस इसने और क्या किया था, इसने अलाउ किया था कि भाई एक इंडियन जो है वो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा हो सकता है। तो पहले कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इसीलिए हम मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटी कुछ इस टाइम पीरियड पे हो रही होती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो 1879 में सबसे पहले तो एक रामोसी पेजेंट फोर्स बनती है, वासुदेव बलवंत फड़के करके लीडर थे, वो बनाते हैं महाराष्ट्र में, ठीक। शिवाजी गणपति फेस्टिवल बाल गंगाधर तिलक जी ऑर्गेनाइज करते हैं 1890s के टाइम पे। जावड़ेकर बंधु होते हैं, ये प्ले कमिश्नर रैंड की हत्या कर देते हैं, ठीक है। और मित्र मेला की अगर बात करें तो ये पूना में बनती है, सावरकर ब्रदर इसको बनाते हैं मित्र मेला को 1899 में। अनुशीलन समिति इसको आप इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है।
पहले से आपको इतनी टेंशन है, मैं ज़्यादा दूंगा नहीं आपको, ठीक है। इसको भी आप वो कर सकते हैं। इंडिया होम रूल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लंदन में बनी थी। मुस्लिम लीग, ये इंपॉर्टेंट है, 1906 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो मोस्टली जो मुस्लिम्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे एंटी पार्टीशन मूवमेंट का, यानी कि वो फेवर में थे पार्टीशन के, कि उनको लग रहा था कि भाई हमें एक अलग से अपना काइंड ऑफ कंट्री मिल गया। तो मुस्लिम लीग ढाका बांग्लादेश में बनती है, ठीक है। 1907 में अगर बात करेंगे तो मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय फ्लैग को फॉरेन सॉइल में यहाँ पर होइस्ट किया, जर्मनी के स्टटगार्ड में होइस्ट किया था मैडम भीकाजी कामा ने, ठीक है। 1908 में, ये थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट है, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस होती है, जहाँ पर मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे उन पे बॉम्ब फेंका जाता है। प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस मेन इसमें काइंड ऑफ गिल्टी थे। खुर्दीराम बोस ने तो ये मतलब भाग गया और प्रफुल्ल चाकी जी को फांसी से लटका दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कब हुआ, 1908 में, ठीक है। इसको हम मानिक टोला बम कंस्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं, अगर आपसे पूछ ले, मानिक टोला बम कंस्पिरेसी, या फिर मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी आता है। देन अगर बात करें 1900, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1913 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी बनती, कौन बनाता है, लाला हरदयाल, सोकन नहीं सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला और भाई परमानंद, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, याद करो। जो हमारी एक एसोसिएशन बनी थी जिसको एमएस ऑलकॉट और एचपी ब्लाउस्की ने बनाया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, 1875 में, वो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए। अब ये जो गदर पार्टी बनती है ये लीड करती है कोमागाटा मारू इवेंट को, कोमागाटा मारू इंसिडेंट को। ये एक शिप का नाम है जो जापान या फिर सिंगापुर से, क्योंकि दोनों प्लेसेस में गई थी, जापान, सिंगापुर और हांगकॉन्ग से, यहाँ से पंजाबियों को लिया और कनाडा में गया, ठीक है, कनाडा में। और देन ये वापस आया तो ये पूरा रिवोल्ट हुआ था, बिकॉज वहाँ पर इन लोगों को उतरने नहीं दिया गया था। तो कोमागाटा मारू इवेंट ध्यान रखना 1914 में, ये आपका गदर पार्टी से एसोसिएटेड, जो 1913 में बनती है। बर्लिन कम्युनिटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय बनाते हैं 1915 में। 1916 में होम रूल लीग बनती है, जो दो बनती हैं, एक तो पहले बाल गंगाधर तिलक बनाते थे, रानी बेसेंट सेम ईयर में ही बनती हैं। और इनका जो कार्य क्षेत्र था तिलक साहब का, तो वो मेनली महाराष्ट्र वाला रीजन था, और इनका जो था वो मद्रास वाला रीजन था, ठीक है। तो इनका महाराष्ट्र वाला और इनका मद्रास वाला रीजन था, इनकी ज़्यादा ब्रांचेस थी यानी बेसन जी की, ठीक है। लखनऊ सेशन की अगर बात करेंगे तो वो मैं आपको बता चुका 1916 में, इसी में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पास आ गए थे, साथ में आ गए थे, और लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, क्लियर। अब आ जाते हैं एमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी जी का एमरजेंस कैसे होता है। तो गांधी जी की अगर बात करें, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में होता है, पोरबंदर गुजरात में। 1915 में 9 जनवरी को भारत वापस आते हैं, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। पढ़ाई लंदन में करते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पर इनके खिलाफ रेशियल कुछ चीज़ें होती हैं और ये वापस भारत आते हैं, ठीक है, बैरिस्टरशिप के बाद, ठीक है। तो इसी दिन को हम एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साउथ अफ्रीका में जब ये थे तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि इन्होंने एक फार्म, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं फिनिक्स फार्म, और नेटल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस। प्लस यहाँ पर इन्होंने कुछ पब्लिश भी किया था, जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया किताब, ये इन्होंने पब्लिश भी किए थे उस टाइम पे, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1917 में अगर बात करेंगे तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया। पहले तो उन्होंने, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, जो वजेन्ना के भी पॉलिटिकल गुरु थे, उनकी एडवाइस पे पहले तो 1 साल तो किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत भ्रमण किया। वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं, अगर आपको याद हो, जिन्होंने 1905 में 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई थी। तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया चंपारण सत्याग्रह के लिए, और उन्होंने चंपारण में बुलाया किस लिए, तो इनकठिया सिस्टम ये ब्रिटिशर लाए थे, जिसमें कि 3/20 ऑफ पार्ट ऑफ लैंड में जबरन आपको इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी है। तो यहाँ पर किसने इनवाइट किया और कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई अगले साल ही। देन अगले 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्यों होती है, क्योंकि 1914 से लेकर 18 तक क्या चला था, पहला विश्व युद्ध चला था, तो काफ़ी इन्फ्लेशन वगैरह आ चुका था 1918 तक। तो इसलिए से जो मिल वर्कर जो काइंड ऑफ इंक्रीज करके वेजेस अभी दे रहे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम तक, वो उन्होंने हटा लिया। तो मिल वर्कर्स का डिमांड था कि भाई उतना तो दो प्लस और हाइक करो वेजेस में, तो वो नहीं दे रहे थे मिल वर्कर्स। यहाँ भी खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, तो ड्रॉट यानी कि सूखे की वजह से फसल खराब हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स बोल रहे थे नहीं, हम फसल तो अच्छी हुई है, हमें पूरा रेवेन्यू चाहिए, पूरा लगान, दोगुना लगान देना पड़ेगा, जो
फार्मर्स बोल रहे थे अच्छी नहीं हुई है पैदाइश, तो इस बार हम नहीं दे सकते, तो ध्यान रखना 1918 में, ठीक है। ये एक्ट है 1919 का, जो भी मैंने आपसे पूछा था मॉन्टेगी चिल फॉर रिफॉर्म्स, ये किस लिए जाना जाता है। एक तो पहला मतलब रिवाइज करा रहा हूँ बिकॉज उस लेक्चर में आप पूरा सब अच्छे से समझ चुके होंगे कि एक तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा है जो मुस्लिम को 1909 वाले में दिया गया था, उसको और एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, विमेन, इन सबको दिया गया एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन, प्लस जिसके लिए जाना जाता है दैट इज़ डायरकी, द्वैध शासन। कहाँ पर लाया, प्रोविंसेस में लेके आया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ पे लेके आया, सेंटर में। ये दोनों चीज़ को उलट कर दिया गया था किस एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, जिससे कि हमारे संविधान का ढांचा लिया गया है। मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने क्या किया था, प्रोविंसेस से डायरकी हटा के उनको ऑटोनॉमी दे दी और ये डायरकी को सेंटर में लाया, और 11 में से 6 प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया, ठीक है। इसने एक फेडरेशन बनाने की मांग करी, मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन वो कभी लागू हो नहीं पाया। 1919 में ही एक एक्ट पास होता है जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। एक्चुअली में इसका नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट, लेकिन सिडनी रॉलेट ने इसको कंपोज किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट, जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट बोला, ठीक है। बिकॉज इसमें था नो अपील, नो दलील, नो वकील, सीधा अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते पाए गए 2 साल के लिए जेल में डाले जाओगे, इसलिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह यहाँ पर लॉन्च किया 1919 में। 1920 में क्या करते हैं गांधी जी, सही मोमेंट देखते हैं। उन्होंने देखा कि 1919 में ही 1919 में ही खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता है, जिसको कि अली ब्रदर्स लॉन्च करते हैं, मौलाना अली और शौकत अली, जिनका लेना देना एक्चुअल में ये था कि भाई जो खलीफा हमारा बैठा हुआ टर्की में उसको तुमने हटा क्यों दिया। अब हटाया दिया इसलिए ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज टर्की वर्सेस ब्रिटिश था किसमें, वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश और टर्की एक साइड में नहीं अपोजिट साइड में थे, ब्रिटिश वाला साइड जीत गया तो हटा दिया। तो यहाँ पर जो मुस्लिम्स थे अक्रॉस एंटायर वर्ल्ड वो नाराज़ हो गए, तो उन्होंने इंडिया ने यहाँ पर खिलाफत आंदोलन लॉन्च हुआ। तो गांधी जी ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक सही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखी और एनसीएम को मर्ज कर दिया खिलाफत आंदोलन के साथ, ठीक है। खिलाफत यहाँ पर गांधी जी ने लीड भी किया खिलाफत कमेटी को, ठीक है। जैसे एक खिलाफत की जो आपकी कमेटी है, ठीक है, काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जब बना था तो 1919 में ही गांधी जी ने इसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं स्पीच दिया था यहाँ पर, ठीक है, मुस्लिम्स को। और ही स्टार्टेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में मर्ज भी किया था। इसी टाइम पे ध्यान रखना यहाँ पर एक मालाबार रिवोल्ट या फिर मप्पिला रिवोल्ट भी इसको बोलते हैं, तो मप्पिला या फिर मालाबार रिवोल्ट बोलते हैं। ये कब हुआ था, 1921 में हुआ था। एक्चुअल में यहाँ पर हिंदू जो थे वो जमींदार थे, मुस्लिम जो थे वो पेजेंट किसान थे। तो इनिशियली तो ये ज़मींदार के खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, लेकिन ये धीरे धीरे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बन गया, तो इसलिए पहले तो सपोर्ट किया कांग्रेस ने, ठीक है, लेकिन बाद में सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया यहाँ से। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कंप्लीट होता ही है, लेकिन उससे पहले इसको वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया गया, बिकॉज और एक चीज़ यहाँ पर और याद ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने एनसीएम को लॉन्च क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर हो गया था आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें क्या हुआ था आपको पता है अमृतसर के जलियांवाला बाग में नियत थे लोगों पे फायर। वो बैसाखी का दिन भी था, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो 10वें और अंतिम सिख गुरु थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो किसने, जनरल माइकल ओ डायर ने नहीं, जनरल EM डायर, ध्यान रखना, माइकल ओ डायर नहीं, जनरल EM डायर ने गोली चलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन जो उधम सिंह हैं, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के गए थे, ठीक है, लंदन में, उन्होंने मारा माइकल डायर को था, ठीक है। हाँ, क्योंकि माइकल डायर ने EM डायर के जो करतूत है उसकी प्रशंसा करी थी, इसलिए क्योंकि ये पहले ही मर चुका था जब तक वो गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको वापस गांधी जी ने इसलिए ले लिया एनसीएम को, बिकॉज एक चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, जो आपका 2 फेब है, कहीं कहीं पे आपको 4 फेब देखने को मिलेगा। तो इस दिन चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, पुलिस वाले कुछ जल गए थे, जिसकी वजह से एनसीएम को गांधी जी ने विथड्रॉ कर लिया यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और यहाँ पे ना हो तो 2 फेब की जगह 4 फेब ही करो, ठीक है, 4 फेब 1922, ठीक है। कहाँ पर ये पड़ता है, गोरखपुर में है ये जो चौरी चौरा है जगह। आगे बढ़ते हैं अभी, सोशलिज़म। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हुई हैं बीच में, उनको देखते हैं। जैसे कि आपका रीज़न क्या था सोशलिज़म का, रशियन रिवोल्यूशन, लेकिन पूछेगा नहीं आपसे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है 1920 में, पहले तो ताशकंद उज़्बेकिस्तान में बनती, लेकिन फॉर्मलाइज होती है 1924 में कानपुर में, ठीक है। 1925 में फॉर्मलाइज होती है कानपुर में। ये 1924 जो लिखा हुआ है कानपुर, ये कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस है, लेकिन ये फॉर्मलाइज 1925 में कानपुर में होती है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनती है, नारायण मल्हार जोशी और लाला लाजपत राय जी का नाम बस ये इसमें याद रखेंगे आप। कुछ कास्ट मूवमेंट भी होते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। EV रामास्वामी नायकर,
ये 1924 के टाइम पे साउथ इंडिया में कास्ट मूवमेंट को लीड करते हैं। महासत्याग्रह, जहाँ पर अंबेडकर जी ने 1927 में नासिक का जो काला राम मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, काला राम जो मंदिर है, काला राम टेम्पल, उससे यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था इस एक तरह से टेम्पल एंट्री मूवमेंट को, जो कि A.V. रामास्वामी नायकर ने यहाँ पर स्टार्ट किया था 1924 में साउथ इंडिया में। वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट अंबेडकर जी ने काला राम टेम्पल से शुरू किया था, ठीक है। और अंबेडकर जी के रिगार्डिंग याद रखना कि 1942 में इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया था एक, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की अगर बात कर लेगा तो 1932 में 1932 में गांधी जी ने बनाया था। हरिजन नाम का कुछ भी अंबेडकर जी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अंबेडकर जी हरिजन शब्द से चिढ़ते थे। अब क्यों, क्या स्टोरी में हम नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। बंदी जीवन सचिन सान्याल ने लिखी है, पाथर डाबी शरदचंद्र चैटर्जी, और फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब BC वोहरा है, ठीक है, BC वोहरा। आगे बढ़ते हैं। और पंजाब, यूपी, बिहार में क्या हो रहा था, तो यहाँ पर HRA बनी पहले तो, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में कानपुर में इन लोगों ने बनाई। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंसिडेंट को लीड किया, दैट वाज काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, ठीक है, जो कि 1925 में हुआ था। काकोरी जगह पड़ती है आपकी लखनऊ में, तो वहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्रेन रॉबरी थी, ये बोल सकते हैं, ठीक है, 1924 में। देन जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको जेल हो गई, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोगों को यहाँ पर जेल क्या हुई, कुछ लोगों, ज़्यादातर लोगों को फांसी हो गई, ठीक है। तो फिर HSR यानी HRA को ही फिर रिकन्स्ट्रक्ट किया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से 1928 में, 4 साल बाद, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इसमें इन्वॉल्व थे मेन लोग, ठीक है। बंगाल में 1930 में, ध्यान रखना, चिटगांव आर्मी रेड होती। चिटगांव प्रेजेंट डे बांग्लादेश में पड़ता है, जिसको चटगांव भी बोला जाता था तब। सूर्य सेन, जिनको कि मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने इसको लीड किया था। और इसमें विमेन पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिला था, जैसे प्रीति लता वड्डेदार, ठीक है, कल्पना दत्त, ठीक है, सुनीति चंडेरी, बीना घोष, ये सब लोग भी इसमें सूर्य सेन के साथ में पार्टिसिपेट कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने एक आर्मरी जहाँ पर असलहा रखा जाता है उसमें रेड करी थी। अब आते हैं अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, सविना विभाग आंदोलन। तो उसके अराउंड चीज़ें देखते हैं। पहले तो 1927 में जॉन साइमन के लीडरशिप में एक साइमन कमीशन का गठन किया जाता है 1927 में। देन ये कमीशन, जो कि एक 7 मेंबर्ड कमीशन था, 7 लोग थे इसमें, ये अराइव करता है भारत में, आता है 1928 में। क्योंकि 7 लोग थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, कोई इंडियन नहीं था, तो इसलिए इसको काफ़ी प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। इसी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट, यानी कि कांग्रेस ने ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके फादर मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई और एक रिपोर्ट दी। क्योंकि बिकॉज जब प्रोटेस्ट किया इंडियंस ने, तो बर्किनहेड जो उस समय का सेक्रेटरी था, ठीक है, बर्किनहेड, उसने चैलेंज किया इंडियंस को कि अगर इतना ही वो तो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो फिर नेहरू रिपोर्ट आई, ठीक है, उसके अवध में मुस्लिम लीग दिल्ली प्रपोजल्स लेके आया, जिन्ना अलग से उसने अपने 14 पॉइंट निकाले यहाँ पे, ठीक। देन 1929 में क्या होता है, अब यहाँ पे लाहौर सेशन होता है, जिसको नेहरू जी लीड करते हैं। यहाँ पर ये अनाउंस हुआ, क्योंकि एक्चुअल में जब ये आया 1928 में, तो इसको डिस्कस करने के लिए लंदन में कुछ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई, ठीक है। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली हुई थी 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में और तीसरी हुई थी 1932 के ईयर एंड में होती थी लंदन में, ठीक। तो पहले वाली इसमें मतलब एक तरह से डिसाइड किया गया कि हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं जाएंगे, और पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया। पहला इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 को, ये भी डिक्लेयर किया गया। और 31 दिसंबर 1930 की रात को यहाँ पर झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पे, और इसका पुराना नाम बताएंगे जो आपका वेदों में लिखा हुआ है। CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अब क्या हुआ, CDM लॉन्च हुआ। कैसे लॉन्च हुआ, गांधी जी के दांडी मार्च से। कहाँ तक मार्च किया गांधी जी ने, तो साबरमती से दांडी। दांडी कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट डे जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, पूछ लेता है आपसे। यहाँ पर 240 मील गांधी जी चले और अपने 78 लोगों के साथ चले, यहाँ पर मार्च निकाला। 12 मार्च को स्टार्ट किया और 4 अप्रैल तक ये जो है ख़त्म हुआ जाके, जहाँ पर गांधी जी ने दांडी में पहुँचते ही सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। यहाँ पर ये कैसे स्प्रेड हुआ, रैयतवाड़ी जो एरियाज़ थे हम देख चुके हैं पहले ही, कि जो हमारा ये वाला एरिया ज़मींदारी आया था 1793 में, कॉर्नवालिस लेके आया था, जिसको हम फादर ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर रैयतवाड़ी आया था, जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस था, 1820 में आया था, और मुनरो और रीड लेके आया था। और यहाँ पर महालवाड़ी आया था, जिसको कि होल्ट, मैकेंजी और बेंटिक लेके आए थे 1822 में, राइट। तो रैयतवाड़ी एरिया में पेमेंट ऑफ नो पेमेंट, रेवेन्यू का पेमेंट नहीं करेंगे। ज़मींदारी एरियाज में चौकीदार टैक्स नहीं देंगे, और जो सेंट्रल प्रोविंस है वहाँ पर फॉरेस्ट लॉज का पालन नहीं किया जाएगा। ये डिसाइड हुआ था
दांडी मार्च में। देन अगर लीडर्स की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु से सी राजगोपालचारी ने लीड किया, मालाबार से यानी कि ये वाला जो रीजन है केरल वाला, ठीक है, मालाबार कोस्ट के केलप्पन ने, उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी ने, अंबिका कांत सिन्हा ने, बिहार से अंबिका हो गई है, खान अब्दुल गफ़ार खान, ये इंपॉर्टेंट है, पेशावर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ से उन्होंने लीड किया। खान अब्दुल गफ़ार खान की इनको फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी हिंदी में बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। इन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक सोसाइटी बनाई इन्होंने, और उसके तहत इन्होंने इसी टाइम पे रेड शर्ट मूवमेंट यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक है। और इनको ये दो गैर भारतीयों में से हैं जिनको भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया, एक तो नेल्सन मंडेला और दूसरे खान अब्दुल गफ़ार खान है जो पाकिस्तान से थे, ठीक है। मतलब जब डिवीजन हुआ था तो पाकिस्तान चले गए थे, वैसे ये डिवीजन के फेवर में थे नहीं। बिहार की अगर बात करें, अंबिका ये तो हम चलो देख चुके हैं, और नीचे जाना था मैं, धारसाना सरोजिनी नायडू, ठीक है, मणिपुर और नागालैंड से रानी गैदिन लीवी, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, क्योंकि इरविन बोल रहा था यार ये लोग तो आए नहीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, मेरी बेइज्जती हो गई, तो फिर गांधी जी के पास गया इरविन, बोलता ठीक है आपकी डिमांड मान लेंगे, पहले मान नहीं रहा था ये, ठीक है, इरविन उस समय वॉइस रॉय था, तो बोल दिए ठीक है, गांधी जी एग्री कर गए कि ठीक है हम सविना अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर लेंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। और गांधी जी ने बोला कि तुम्हें भी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी, जैसे कि जो भी लोग बिना वॉयलेंस के चलते भी इनको जेल में डाल दिया गया उनको निकाला जाए तुरंत जेल से। और इसे माना जाता है कि गांधी जी ने भी बोला था कि भगत सिंह की फांसी डाली जाए, कुछ लोग बोलते नहीं बोला था, ठीक है, जो भी है। तो गांधी जी की ये डिमांड को इरविन ने नहीं माना था, ठीक है। अब हुआ क्या था, ये लोग सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में पार्टिसिपेट किए, लेकिन इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई, इसलिए इन्होंने फिर से सीडीएम को लॉन्च करने का क्या किया था, डिसीजन लिया था। लेकिन जाने से पहले कराची सेशन हुआ था, ठीक है, जाने से पहले, जिसमें कि लोगों ने बोला ठीक है अभी हम सीडीएम को सस्पेंड कर रहे हैं, सेकंड आरटीसी में पार्टिसिपेट करेंगे। सरदार पटेल जी ने इसको प्रिसाइड किया था सेशन को। और सबसे पहली बात, पूर्ण स्वराज एज गोल रीट्रेट किया गया था, मीनिंग बताया गया था, और इसमें दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, एक फंडामेंटल राइट का, एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का। यहीं से ट्रेस बैक करते हैं हम डीपीएसपी को, जो कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, उससे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट करते हैं। जब वापस आते हैं तो फिर से सीडीएम लॉन्च कर देते हैं, बिकॉज डिमांड मानी नहीं गई थी, तो फिर से इन लोगों को क्या कर लिया जाता है, धर लिया जाता है फिर से इन लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 1932 में धर लिया जाता है, देन फिर क्या होता है, जेल हो जाती है। फिर एक आता है हमारा 1932 में कम्युनल अवार्ड। जो अंबेडकर जी थे वो तीनों आरटीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनकी एक डिमांड थी कि जो हमारे दलित हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए मुस्लिम्स वगैरह की तरह। तो कम्युनल अवार्ड जो रैमसे मैकडोनल्ड, इसको मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज रैमसे मैकडोनल्ड उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था उसने अनाउंस किया था, तो मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें वही था, दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। जब भी गांधी जी ने सुना तो वो गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो और डिवीजन बढ़ जाएगा। तो यरवदा जेल पूना में वो फास्ट एंड टू डेथ के लिए चले गया कि खाना नहीं खाऊंगा जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा। तो फिर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ कि ठीक है इसको वापस ले लेंगे, जो रिजर्व सीट है दलित के लिए वो बढ़ा देते हैं। कोई बोलता है कि गांधी जी के बिहाफ में इसको मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था, क्योंकि गांधी जी तो जेल में थे, ठीक है। अब 1932 के बाद क्या होता है, 1935 आता है। ये 1935 एक्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं। 1936 आता है, इसमें लखनऊ में सेशन होता है, ठीक है। इसी में ऑल इंडिया किसान सभा बनती है, सहजानंद सरस्वती बनाते हैं 1936 में। 1934 में ध्यान रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव और मीनू मसानी जी के द्वारा। अब 1937 में फैजपुर सेशन बता चुका हूँ, एक गांव में हुआ, तो पहला सेशन था। अब हरिपुरा होता है 1938 में, सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ तक धीरे धीरे बोस जी और गांधी जी के बीच में तो दूरियाँ बहुत बढ़ती जा रही थी। इसके चलते त्रिपुरी के जो सेशन था उसमें गांधी जी ने पट्टा भी सीतारामैया को अपनी तरफ से खड़ा किया, हार गया बुरी तरह से, सुभाष चंद्र बोस फिर जीत गए। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद अपने आप से रिज़ाइन दे दिया, बिकॉज उनको पता था गांधी जी खुश नहीं और बाकी कांग्रेस के और भी कुछ मेंबर हैं जो खुश नहीं, तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और अपनी एक खुद की पार्टी विद इन दी कांग्रेस बना ली, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। और जब 1938 में लीड कर रहे थे तो उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था 1938 में, जिसके पहले चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। अब होता क्या है, 1939 का साल आता है और यहाँ पर अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है, और कांग्रेस से बिना पूछे, इंडियन से बिना पूछे, बिकॉज कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इन इंडिया दैट टाइम, लिन लिथगो जो उस समय वॉइस रहा था, उसने बोल दिया कि इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहा है। तो कांग्रेस ने बोला क्या भैया, हमसे बिना पूछे ही, तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी सारी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। दो पावर्स के बीच में झगड़ा था, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। अलाइड में थे ये और एक्सिस में थे, यानी कि ब्रिटेन अलाइड के साइड था, ठीक। और आप देख सकते हैं जापान जो है दूसरी साइड था एक्सिस में। अब अगस्त ऑफर आता है,
ठीक है, कि कैसे तो यार इंडियंस को मनाया जाए। तो 1940 में अगस्त ऑफर आता है, डोमिनेंस स्टेटस देते हैं, लेकिन कांग्रेस बोला था यार 1929 का सेशन याद करो लाहौर का, हम पहले ही बोल चुके हमारा गोल तो पूर्ण स्वराज है। जब हम डोमिनेंस स्टेटस मांग रहे तब तो तुम दे नहीं रहे थे, अब हमारा गोल पूर्ण स्वराज है। तो डोमिनेंस स्टेटस की वजह से इसको हम रिजेक्ट करते हैं और इसकी चलते हम इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं, जहाँ पर गांधी जी ने पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह को चुना आचार्य विनोबा भावे को और दूसरे को चुना जवाहरलाल नेहरू को। रिजेक्ट हो गया। अब क्रिप्स मिशन लॉन्च हुआ, लॉन्च नहीं हुआ, क्रिप्स मिशन भेजा गया स्टेफर्ड क्रिप्स की चेयरमैनशिप में, इसने भी डोमेन स्टेटस दिया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके रिजेक्शन में क्या लॉन्च हुआ अब, जैसे कि इसके रिजेक्शन में लॉन्च हुआ ये, इसके रिजेक्शन में लॉन्च हुआ ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत को छोड़ दो आंदोलन। ठीक है, 1942 में ये लीडरलेस मूवमेंट था, बिकॉज पहले दिन सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स उनकी अरेस्ट हो गई थी। अरुणा असफ अली जो है इसको यहाँ पे थी एक काइंड ऑफ लीडर। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को प्रेसाइड कर रही थी, और उषा मेहता ने यहाँ पर अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पे सेटअप हुई थी, बलिया में चिट्टू पांडे जी ने सेटअप की थी, तामलुक में जातीय सरकार और सतारा में प्रति सरकार। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ पर बनती है। कहाँ पर बनती है, ये मोहन सिंह बनाते हैं सिंगापुर में 1942 में। देन इसके अगले लीडर होते हैं रास बिहारी बोस। अब इनको रास बिहारी घोष से कंपेयर मत कर लेना, जो 1907 का सूरत का सेशन प्रिसाइड किए थे। यहाँ रास बिहारी बोस वो हैं घोष, रास बिहारी बोस ने प्रिसाइड किया। देन सुभाष चंद्र बोस ने इनके पास इसकी लीडरशिप गई, जिन्होंने इसमें एक विमेन रेजिमेंट को फॉर्म किया रानी लक्ष्मीबाई जी के अंडर में। ठीक है, लेकिन उस टाइम तक जापान सरेंडर कर चुका था। अब ये था क्या, इन्होंने कैसे पार्टी बनाई थी, जो जापान क्योंकि अगेंस्ट था ब्रिटिशर के, तो जापान के जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं इंडियन आर्मी के, वो इंडियन जो इंडिया ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको जापान ने बंदी बना लिया। तो मोहन सिंह ने बोला उनको हमें दो, क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तो बस ज़बरदस्ती उनको लड़वाया जा रहा है। ठीक है, इंडिया तो तुम्हारे ही सपोर्ट में। तो उन्होंने दे दिया, लेकिन बाद में जापान हार गया, सरेंडर कर दिया, तो इसलिए फिर ये ठीक है कोई उसका उतना काम बचता नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान आता है जो फाइनल प्लान था। ठीक है, 1945 में बनता है, 1946 में आता है, जहाँ पर 3 लोग थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसका चेयरमैन था, क्लीमेंट एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। तो उन्होंने ये इसको भेजा था, जिसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन थी। इसी के हिसाब से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, एक्ट वाली क्लास में हमने सब पढ़ा है। डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व कर दिया किसने, मुस्लिम लीग ने, कि हमें चाहिए सेपरेट नेशन पाकिस्तान। 16 अगस्त 1946 को मार काट हुई खूब, है ना। और गांधी जी इसीलिए जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो कहाँ पर थे, गांधी जी वॉज इन नोआखली, बंगाल में थे उस समय। ठीक है, नोआखली में, जहाँ पे बहुत मैसेकर हुआ था। ठीक है, मार काट हुई थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ध्यान रखना 1947 में पास हुआ था, माउंट बैटन प्लान भी इसको बोलते हैं, जिसके तहत जो भी आपका प्रिंसली स्टेट है जो इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है इंडिया को ज्वाइन करे, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को, इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट। इसी वजह से जम्मू कश्मीर बोला ना हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। जब पाकिस्तान की फोर्सेस ने यहाँ पर अटैक कर दिया तो महाराजा जो ये कौन हरी सिंह है, इन्होंने बोला कि इंडिया में बचा लो। सरदार पटेल जी ने बोला ऐसे तो नहीं बचाएंगे, कुछ लिखित में होना चाहिए। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा लिया, सरदार पटेल जी ने फोर्स लेके गए। लेकिन तब तक ये जो पाकिस्तानी फोर्सेज है यहाँ तक आ चुकी थी, आधा कश्मीर जिसको आज हम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कब्जा कर चुकी थी। यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी हिस्ट्री। ठीक है, और आई थिंक ये दिस वुड बी दी लास्ट लेक्चर। एक एनवायरनमेंट का बाकी है, उसको भी ख़त्म कर लेंगे। ऑलराइट, जर्नी कैसी रही कमेंट करके बताइए। अब तो बस एग्ज़ाम का इंतज़ार है। मुझे पता है जितनी राहत के साथ मैं ये बोल रहा हूँ शब्द, उतनी राहत अभी तो आपको नहीं मिल रही होगी, बिकॉज अभी तो आपके दुख 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 हो रहा होगा ना। चिंता मत करो, 18 के बाद या 20 के बाद मौज ही मौज है हुई। ठीक है, चिंता मत करो, बस गहरी सांस लो, जितना बन पा रहा है पढ़ते रहो। ठीक है, जितना बन पा रहा है, फोर्स मत करो खुद को, प्रॉपर नींद लो, हाइड्रेटेड रखो बॉडी को, फ्रेंड्स से बातचीत कर सकते हो, दैट्स इट। ऑलराइट, थैंक यू। और एक चीज़, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के पास तो होगा, 8840286735, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, जहाँ पर अगर आप मुझसे डायरेक्टली कुछ बातचीत वार्तालाप टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ये मन ही मन सोच रहे हो, करते तो हो नहीं, मैसेज तो करते हैं, तो बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। अगर मैंने इस मैसेज देख लिया और मुझे लगा कि रिप्लाई लायक है तो मैं कर दूँगा। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार बताने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए। ठीक है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं सबके इंडिविजुअली मैसेज देखूँ, रिप्लाई करूँ। कई बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता है वर्थ रिप्लाई, तो ये भी हो जाता है। तो अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मैसेज देख लेता हूँ, और अगर हो पाता है तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह के मैसेज मत करिएगा सर, डर लग रहा है, एंग्जाइटी लग रहा है। ठीक है, क्योंकि
मतलब आप कर सकते हो, ठीक है, वो मना नहीं कर रहा हूँ मैं करने को, लेकिन अब मैं उसमें क्या रिप्लाई करूँगा, आप खुद ही सोचो। सर डर लग रहा है, तो मैं आपको क्या बोलूँ कि बेटा ये दवा खा लो, डर नहीं लगेगा। खुद ही सोचो, सबको लग रहा है वो कॉमन, और मुझे भी पता है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे कि भाई देखो सर ने मतलब देख भी लिया मैसेज और रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कितने खड़ूस टाइप है। तो अब मैं खुद ही सोचा मैं क्या रिप्लाई करूँ, सबके ही मैसेज आते हैं, एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, ठीक है, बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको मैसेज रिप्लाई भी कर दूंगा, लेकिन आप समझो, ठीक है, मैं जानबूझ के आपको ऐसा नहीं है, आपको अवॉइड करता हूँ कि भाई नहीं मैं मैसेज करूँगा, ठीक है। ऑलराइट, चिल रहो, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि बस मैं आपके साथ हूँ लास्ट तक, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जब भी आपको ऐसा कुछ डर लगे, आप ऐसे समझ लो कि परमार सर हमको गले लगा रहे हैं, ठीक है। बस आपका सारा डर गायब। थैंक यू। सो हेलो विवा,